अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अम्मार अली अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जंगे आज़ादी 1857 की, जिसे हम रेबिलियन या रिवॉल्ट ऑफ 1857 या 1857 की बगावत कहते हैं। आखिर ये जंग लड़ी क्यों गई, ये जंग थी किसके खिलाफ, और वो जो मुगलिया ताकतवर और एक शाहाना सल्तनत हुआ करती थी, कैसे इस जंग में उसका खात्मा किया गया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जंग ना तो सिर्फ मुसलमानों की आज़ादी के लिए लड़ी गई और ना सिर्फ हिंदुओं की आज़ादी के लिए लड़ी गई, बल्कि ये जंग हिंदुस्तान में रहने वाले उन तमाम लोगों के हक और आज़ादी के लिए लड़ी गई, जिनमें हिंदू भी शामिल होते हैं और मुसलमान भी और भी बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। तो ये जंग लड़ी किसके खिलाफ गई? ये जंग लड़ी गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हम देखेंगे कि ये ब्रिटिश कौन है। आज के दौर में ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम यानी यूके को कहा जाता है, जिसके अंदर 4 कंट्रीज शामिल हैं, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न यानी शुमाली आयरलैंड शामिल है। लेकिन हमेशा से यूनाइटेड किंगडम ऐसा नहीं था। 1707 से पहले स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों अलग अलग किंगडम्स थे। 1707 से लेकर 1801 तक इनमें वेल्स शामिल होता है और 1801 से लेकर 1922 तक इनमें आयरलैंड भी शामिल रहता है। लेकिन 1922 में आयरलैंड का एक बड़ा हिस्सा इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद होने की वजह से, जिसे हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहते हैं, 1922 से लेकर आज तक आयरलैंड का सिर्फ नॉर्दर्न एरिया, जिसे हम शुमाली एरिया कहते हैं, वो यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। फिर हम देखेंगे कि आखिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी वजूद में आती है 1600 में, जो कि क्वीन एलिज़ाबेथ I का टाइम था। शुरुआत से ही ये कंपनी एक अच्छा मुनाफा जनरेट करने लगती है। फिर ये अपना रुख चाइना और इंडोनेशिया की तरफ करते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा कामयाबी हासिल ना होने की वजह से और ज़्यादा बड़े कंपटीटर्स की वजह से इनको तलाश होती है एक ऐसी जगह की जहाँ पर जाकर ये अपना असर व रसूख, अपनी ताकत में इजाफा कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जनरेट कर सके। फिर इनकी नज़र पड़ती है हिंदुस्तान पे। हिंदुस्तान पे नाजरीन उस वक़्त हुकूमत होती है मुगलिया सल्तनत की, जहाँ के बादशाह जहांगीर हिंदुस्तान में मौजूद होते हैं। फिर ये एक शाही फरमान के साथ बादशाह जहांगीर के पास जाते हैं। ये बात है 1612 यानी 1612 की। ये बादशाह जहांगीर के पास एक शाही फरमान के साथ जाते हैं और बादशाह से कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ तिजारत के ज़रिए अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। बादशाह जहांगीर की इजाज़त के साथ ये अपनी फैक्ट्री सूरत यानी गुजरात में लगाते हैं। इसके अलावा बंगाल के एक नवाब की भी इजाज़त के साथ ये बंगाल में भी अपनी एक फैक्ट्री लगाते हैं। फिर बादशाह जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगज़ेब का दौर आता है। औरंगज़ेब के दौर में भी ये अपनी तिजारत तो जारी रखते हैं, लेकिन एक महदूद दायरे के अंदर रहते हुए कुछ रूल्स एंड लॉज के मुताबिक। तो नाजरीन फिर वक्त आता है 1707 का, जब औरंगज़ेब की मौत वाक़ हो जाती है। औरंगज़ेब की मौत का जहां सबसे बड़ा फ़ायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को होता है, वहीं पर मुगलिया सल्तनत की अपनी जड़ें भी कमज़ोर होने लगती हैं। अपनों की गद्दी की कशमकश और भाग दौड़ की वजह से जो दूसरा फ़ायदा होता है, वो वहाँ पर रहने वाले लोकल नवाब, राजा, महाराजाओं को होता है। वो अपने अपने इलाके में अपना कंट्रोल और अपनी हुक्मरानी कायम कर लेते हैं और ख़ुद मुख्तारी के तौर पर फ़ैसले साजी करने लगते हैं। इस तरह मुगलिया सल्तनत मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम हो जाती है, जिसका फ़ायदा उठाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। नाजरीन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसी कंपनी होती है जिसके पास ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती हैं। इवन कि इस कंपनी को ये भी अथॉरिटी दी जाती है कि ये अपनी एक आर्मी भी रख सकते हैं। फिर वक्त आता है 1757 का, जब इनकी नज़र पड़ती है बंगाल पर। बंगाल उस वक़्त तिजारत का मरकज़ हुआ करता है और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ये ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला के खिलाफ जंग छेड़ देती है और उस जंग में सिराजुद्दौला को शिकस्त होती है उनके अपने ही एक सिपहसालार, वफादार सिपहसालार मीर जाफर की गद्दारी की वजह से। इस जंग में फतह के बाद ये बंगाल में अपनी मर्जी का एक नवाब बिठा देते हैं और वहाँ का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। नाजरीन फिर वक्त आता है 1764 का, जिसमें ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक और बड़ी जंग छेड़ देती है। इस जंग में इस मरतबा इनके मुखालिफ होती हैं 3 बड़ी आर्मीज। उन फौजों में मुगल बादशाह शाह आलम II की भी फौज शामिल होती है, एक्स नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम भी, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की भी। इस जंग में भी ये कंपनी उन तीनों फौजों को शिकस्त दे देती है। लेकिन 1764 के बाद हिंदुस्तान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना सिर्फ तिजारत बल्कि हुक्मरानी भी करने लगते हैं।
हर गुजरते वक्त के साथ ये कंपनी मजबूत से मजबूत तर होती जाती है। हिंदुस्तानियों के दिलों में नफरत पैदा करने की बड़ी वजूहात में ये भारी भरकम आम आवाम से टैक्सेस लिए जाते हैं और बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट जैसे लॉज मुतारिफ करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तानियों के दिलों में इनके खिलाफ नफरत पैदा हो जाती है। इस नफरत की एक और बड़ी वजह एक ऐसी हायरार्की, एक ऐसी दर्जा बंदी क्रिएट की जाती है जिसमें हिंदुस्तानियों को अपने ही मुल्क में कमतर महसूस करवाया जाता है और वहाँ पर रहने वाले ब्रिटिशर्स को एक आला दर्जा दिया जाता है। जहाँ जंगे प्लासी 1757 और जंगे बक्सर 1764 के बाद मुग़ल सल्तनत सिर्फ एक कठपुतली की तरह रह जाती है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुग़ल बादशाहों को एक टैक्स फ्री रियासत बल्कि पेंशन भी दी जाती है इस कंपनी की जानिब से। इसके बावजूद भी आम आवाम में मुग़लिया सल्तनत का वो स्टेटस और वो भरम कायम रहता है। ये बात हजम नहीं होती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मौजूद ब्रिटिशर्स के। वो इसके खिलाफ मज़ीद इक़दामात करना शुरू कर देते हैं। इनमें एक इक़दाम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मुतारिफ करवाने वाले होते हैं लॉर्ड डलहौज़ी। लॉर्ड डलहौज़ी असल में 1848 से 1856 तक हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल मुकर्रर होते हैं। अपने इस टाइम में ये एक लॉ मुतारिफ करवाते हैं जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का नाम दिया जाता है। इस कानून के तहत अगर कोई हुक्मरान बे औलाद मर जाएगा तो उसकी सारी सल्तनत ये कंपनी जब्त कर लेगी। हालांकि पहले ये होता था कि अगर कोई हुक्मरान बे औलाद मर जाता तो वो अपनी गद्दी या अपनी जानशीनी अपने किसी गोद लिए बेटे या अपने रिश्तेदार को भी दे सकता था। फिर हिंदुस्तानियों के दिलों में ये नफरत मज़ीद बढ़ जाती है जब एक और एक्ट जिसे द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856 कहा जाता है मुतारिफ करवाया जाता है। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में मौजूद जो भारतीय फौजी होते हैं अगर उनको समंदर पार भेजने का हुक्म दिया जाएगा तो वो उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कहा जाता है कि मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के नज़दीक समंदर पार जाना वो गुनाह और पाप समझते थे। हत्ता कि यहाँ तक कहा जाता है कि जब वो वापस आते थे तो वो अपने आप को पाक या पवित्र करने के लिए वसाइल इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन नाजरीन, जब मौत वाक़ होती है मराठा पेशवा बाजीराव टू की 1851 में बिठौर के मुकाम पर, बिठौर जो कि कानपुर में उत्तर प्रदेश के करीब वाक़ है, तो नाना साहिब से उनके वालिद की रियासत और जागीर जब्त कर ली जाती है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत। तो इस तरह नाना साहिब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग आज़ादी में लड़ते हुए एक अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरे नंबर पर इस जंग में मरकजी किरदार अदा करने वाली होती हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नेवालकर। नाजरीन, लक्ष्मीबाई नेवालकर जिनके शोहर महाराजा गंगाधर राव ऑफ झांसी होते हैं, जिनकी मौत वाक़ होती है 1853 में। इनकी भी कोई औलाद नहीं होती, ये भी एक बेटा गोद लेते हैं दामोदर। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे भी इनकी रियासत जब्त कर लेती है और ये रानी महल में मुंतकिल हो जाती हैं। फिर ये रानी 1857 की जंग आज़ादी में एक मरकजी किरदार अदा करते हुए खूब बहादुरी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ती हैं। इनके बारे में एक कहावत भी मशहूर है, क्या लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस जंग में तीसरा मरकजी किरदार अदा करने वाली होती हैं हज़रत महल। हज़रत महल असल में नवाब वाजिद अली शाह, जो कि मुस्लिम रियासत अवध के जहां का दारुल हुकूमत लखनऊ होता है, हुक्मरान होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब देखती है कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत नहीं आ रहे तो वो उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर देती है और उन्हें जिला वतन कर दिया जाता है। वो कोलकाता की तरफ चले जाते हैं, जबकि हज़रत महल लखनऊ में ही रहते हुए बहादुरी के साथ इस जंग आज़ादी 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुकाबला करती हैं। नाजरीन, इस बगावत की बुनियाद एक कारतूस बनता है। जी हाँ, ये हकीकत है। ये दरअसल इनफील्ड नामी एक राइफल जो कि लंदन के करीब इनफील्ड में वाक़े एक ब्रिटिश ऑर्डिनेंस कंपनी में बनती है, जो कि अपनी रेंज और अपनी कारकर्दगी की वजह से बहुत ही मकबूल होती है। ये 1853 में ब्रिटिश सोल्जर्स के इस्तेमाल में लाई जाती है। ये बात है जनवरी 1857 की, जब हिंदुस्तानी फौजियों में ये बात फैलती है कि इस राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी इस्तेमाल की जाती है। हकीकत असल में ये है कि ये कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से ग्रीस यानी तर किया जाता है और इस कारतूस को इस्तेमाल करने के लिए इस कारतूस को दांतों से चुबाकर खोला जाता है और इसमें मौजूद पाउडर जो है वो उस राइफल में डाला जाता है। चौंका सूअर मुसलमानों के नज़दीक हराम होता है और गायें हिंदुओं के लिए बहुत ही मुकद्दस करार दी जाती है, इसलिए ये उनमें एक मजहबी नफरत और एक आग भड़क उठती है। इस जंग का आगाज़ करने वाले होते हैं मंगल पांडे।
जब मंगल पांडे तक ये बात पहुंचती है तो मंगल पांडे सबसे पहले बगावत का ऐलान करते हैं और अपनी बंदूक और अपनी तलवार के साथ बरतानवी फौजियों पर हमला कर देते हैं और उनमें से काफ़ी बरतानवी फौजी जख्मी होते हैं, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। मंगल पांडे के इस अमल से बगावत का एक जज्बा बाकी फौजियों में भी पैदा हो जाता है। फिर एक और वाक़या मेरठ में पेश आता है, जिसमें जब हिंदुस्तानी सिपाही वो राइफल इस्तेमाल करने से इनकार कर देते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। इस सज़ा के बाद नाजरीन उन्हें एक परेड करवाई जाती है, जिसमें उन्हें बेड़ियाँ पहनाई जाती हैं और आम लोगों के सामने लाया जाता है। इस परेड के बाद वहां मौजूद लोगों में बगावत का जज्बा मजीद बढ़ जाता है और इस तरह 10 मई को यहाँ मेरठ से बगावत का आगाज होता है और ये मेरठ में मौजूद तमाम उन ब्रिटिश लोगों को कत्ल कर देते हैं और फिर इनको ज़रूरत होती है एक ऐसी सरपरस्ती की जिसके साथ मिलकर ये इस ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला कर सके। लिहाजा ये अपना रुख करते हैं दिल्ली में मौजूद बहादुर शाह जफर के महल की तरफ। बहादुर शाह जफर के महल में पहुंचने के बाद ये बहादुर शाह जफर से कहते हैं कि हम आपकी सरपरस्ती चाहते हैं। बहादुर शाह जफर न चाहते हुए भी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो इनकार करते तो शायद इन लोगों से उनको भी नुकसान पहुंच सकता था, तो बहादुर शाह जफर उनको लीड और उनकी सरपरस्ती का ऐलान करते हैं। जहां दूसरी जानिब लखनऊ में हजरत महल और उनके बेटे, कानपुर में नाना साहिब और झांसी में लक्ष्मीबाई अपने कमसन बेटे के नाम पर हुकूमत का ऐलान करती हैं। चूंकि इस जंग में हिंदुस्तानियों को शिकस्त होती है तो ब्रिटिश एम्पायर ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान पर अपना कब्जा और कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। इस जंग के बाद मुगलिया दौर का खात्मा कर दिया जाता है और बहादुर शाह जफर को रंगून में जिलावतन कर दिया जाता है, जिसके बाद वो अपना एक मशहूर शेर वहाँ पर लिखते हैं कि कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज ज़मीं बिना मिली कोई यार में। तो नाजरीन, ये थी हकीकत जंग आज़ादी 1857 की। यही वो जंग थी कि जिसके बाद हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों में आज़ादी की एक नई उम्मीद पैदा होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो से आगाह रहें। तो देखते रहिए वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।